इंडिया में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने अपीयर होना है तो एनसीईआरटी की बुक्स को रेफ़र किया जाता है, वो आपको रीड करनी होती है। तो रीड किस पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है? दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक तो सब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में जो बच्चे 6th क्लास 7th क्लास के एग्ज़ाम देने हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं जो शॉर्ट आंसर आते हैं, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू की तैयारी के लिए उसी बुक को रीड करना है तो वो डिफरेंट एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे। ये 6th क्लास का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी। तो इसमें से हम सिर्फ उस एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे जिससे हम अपने एमसीक्यू को आइडेंटिफाई कर सके। तो वो पार्ट मैं डिस्कस नहीं करूँगा जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं बनते। पहले नेशनल एंथम दिया गया है, उसकी ट्रांसलेशन है, इसमें से भी क्वेश्चन बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये नोट लिखा है कि जन गण मन वाज ट्रांसलेटेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश इन Feb 1919 एट मदनपाले इन डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़। तो ये कितने क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर? फर्स्ट है कि ट्रांसलेटेड बाय टैगोर, इतनी बात याद हो गई। दूसरा है कि किस भाषा से किस भाषा में, बंगाली टू इंग्लिश। कब? जलियांवाले बाग की जब घटना हुई थी, और किस डिस्ट्रिक्ट में? मदनपाले चित्तौड़ में। अब प्रॉब्लम है कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इन्फॉर्मेशन को माइंड में रिटेन रखना है कि हम टाइमली उसको एग्ज़ाम में रिट्राइव कर सके, वापस ला सके। तो ये सब कुछ इजी है कि टैगोर है, बंगाली टू इंग्लिश है, 19 जलियांवाला बाग है। ये अगर वर्ड याद करने हैं तो इनको एसोसिएट करेंगे, जैसे जन गण मन, मन से मदना, है ना, मन से मदना आप अपनी बुक पर लिखोगे तो वो इजीली याद हो जाएगा। इसलिए आपको साथ साथ में नोट्स बना लेने चाहिए। और याद रखने के लिए मन को चित्त भी कहते हैं ना, चित्त जोड़ लीजिए, बेशक वो नहीं है तो मन मदन है और चित्त, मेरा मन और चित्त खराब है, चित्तौर, उससे याद रह सकता है। इतनी बात है। शुरू में डाइवर्सिटी का मीनिंग है। मीनिंग बच्चों को कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज के ज़रिए याद करने के लिए कहा जाता है। एक स्टोरी बताई जाती है, एक्सरसाइज दी जाती है, तो उस एक्सरसाइज के ज़रिए बच्चों ने साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल, कल्चरल डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो डाइवर्सिटी की अगर डेफिनेशन हमें पूछी जाएगी तो हम कहेंगे वैरायटी, डिफरेंसेस, हेट्रोजेनिटी, यूनिकनेस। 4 शब्द मैंने आइडेंटिफाई किए हैं विद रिस्पेक्ट टू ये यूनिकनेस या हेट्रोजेनिटी डिफरेंसेस। किसमें? कल्चरल, एथनिक, जेंडर, रिलीजियस, रेशियल, सोशो इकोनॉमिक, एज बेस्ड, एबिलिटी बेस्ड, सेक्स बेस्ड, एजुकेशनल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट हैं कि सिंपल है कि हमारी बेसिक नीड से हमने खाना सभी ने खाना है, लेकिन केरला वाले, लद्दाख वाले, पंजाब वाले डिफरेंट ढंग से खाते हैं। वो उन ढंगों की बात होगी, उन्हीं ढंगों पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहरावा सब ने, बदन को ढकना है तो, लेकिन पहरावा सबका डिफरेंट होगा, वो बातें इसमें होंगी। तो शुरू वाले पोर्शन की बात नहीं करेंगे। इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें ऐसी है कि आपको कह दिया गया है, जैसे आगे चल के आएगा कि क्या आप इंडियन फ्लैग की हिस्ट्री जानते हो, है ना, क्वेश्चन मार्क है, तो बताई नहीं गई। तो मैं इस वीडियो में उस इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को उठा के जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे पीछे बने हैं, उसके क्वेश्चन भी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जो हैं, नॉलेज पॉइंट्स हैं, उनको इंडिकेट करूँगा। बाद में इसी पर बेस पर उनके एमसीक्यू करके हम जो एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इस पार्ट को हम छोड़ रहे हैं जिसमें वो स्टोरीज या एक्सरसाइज सोशल बताई जाती है, इनमें से, क्योंकि कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे लिए तैयार नहीं होता। बच्चों को अच्छी एक्सरसाइज बताई गई है। मेक ए लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स फूड पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, ये इंडिकेटर है, एनसीटी दे रही है। मेक ए लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस बिसाइड योर मदर टंग दैट यू स्पीक एट लीस्ट 1 or 2 वर्ड। एमसीक्यू कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो एग्जाम्पल बच्चों को देने के लिए लद्दाख एक्सट्रीम साइड और केरला की ज़्यादा दी गई है। तो इनकी डाइवर्सिटी डिस्कस की गई है, जिस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल दिया गया है एक्सरसाइज बच्चों के लिए कि डिफरेंट डाइवर्सिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रे, मैरिज, ड्रेस,
ग्रीटिंग डिफरेंट पार्ट में कैसे करते हैं, तो एक एक एग्जाम्पल भी बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीटिंग की एग्जाम्पल है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है कि झारखंड में आदिवासी जौहर कहते हैं ग्रीटी के लिए, जैसे हम नमस्ते कहते हैं। मणिपुर में औरत जो है क्या फनक पहनती हैं। तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने नॉलेज की पॉइंट आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मैरिज को कंपेयर करेंगे तो केरला में एलेबोरेटेड सेरेमनीज, विस्तृत समारोह होते हैं। क्वेश्चन बन रहा है लद्दाख में, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मंगनी और चांगपाला, है ना, मैरिज होती है। ये है मंगनी और चांगपाला जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों के साथ तिब्बती बौद्ध परंपरा से प्रभावित है। तो चांगपाला डिफ़िकल्ट लगता है, मैंने चांगपाला ला से लद्दाख ऐसे याद कर लिया, एल से एल मिल रहा है। एलेबोरेटेड सेरेमनी को मैंने कैसे याद रखा कि केरला का नक्शा भी ऐसे लंबा है, उसमें बोट भी लंबी लंबी चलती है, फेस्टिवल्स है ना मनाते हैं, तो लंबी लंबी इनकी सेरेमनी होती है, मैंने ऐसे जोड़ लिया। ड्रेस को कंपेयर करें, मुंडू जैसी पारंपरिक पोशाक और जटिल डिजाइन वाली साड़ी, दो उत्तर इसके बन रहे हैं। केरला में मुंडू, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, मुंडू डिजाइन वाली साड़ी केरला में डालता है। लद्दाख में क्या है कि ट्रेडिशनल गारमेंट कौन से पहने जाते हैं, गोंचा एंड पेराक। अब इसको याद कैसे रखना है, लद्दाख में जाके गोंचू पेरक, ऐसे कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए, याद रह जाएगा, लेकिन एक बार आपको लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक पर। अब ग्रीटिंग्स डिफरेंस है केरला में नमस्ते और वनक्कम होता है ना। अच्छा, वनक्कम अगर आता है तो के से केरला ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है वन को याद रख सकते हैं कि लद्दाख और केरला को कंपेयर करें, वन किस में ज़्यादा है, वन जो है केरला में ज़्यादा है, तो वन वनक्कम ऐसे हमने जोड़ लिया। लद्दाख में जो ग्रीटिंग कैसे होती है, नमस्ते कैसे करते हैं, तो वो अजीब वर्ड है, ये रहा जुल्ली और ताशी डेलिक, ये लिखा आपने लद्दाख और ये उसका बना लिया जे, उल्टा ऐसे करके जे बना लीजिए, जुल्ली याद रहेगा, और उसी का ही टी बना लीजिए, ताशी, नहीं तो डेलिक वो भी लद्दाख से ही है। सो LAD जो है ना, ऐसे नहीं लिखिए, LA छोटा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, डी है ना, डेलिक से ये जुड़ सकता है, L से हमने L से जे को ऐसे जोड़ लिया और टी से है ना ताशी जोड़ लिया। राइस कुकिंग डिफरेंस क्या है कि चावल पका दक्षिण भारत में केरला सहित, अब दक्षिण भारत पूरा है, सांबर रसम और सब्जी कड़ी के साथ पकाया जाता है, और उत्तर भारत में ये मसालों मांस और सब्जियों के साथ पकाया जाता है। असम या पश्चिम बंगाल में पांटा भात और भातादाई, अब ये डिफ़िकल्ट है, ऐसे कह सकते हो असम और जहाँ पश्चिम बंगाल में भांत भांत की दाई हैं, तो याद रखने के लिए है कि दोई का दाई बना लिया, भात का भांत बना लिया। नेक्स्ट है लद्दाख में एनसीईआरटी की इस बुक में जो डाइवर्सिटी या मेन पॉइंट है, हरे कलर से जो हैं वो आप नोट कर लीजिए, वो एमसीक्यू इंडिकेटर हैं, की नॉलेज हैं। तो उसमें क्या है, लिटिल रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल। अगर आप जो इमेज दी गई है एनसीईआरटी की इस बुक में वो देखेंगे कि यहाँ पर पर्वत हैं, ट्रीज़ नहीं हैं, जंगल नहीं है, और रेनफॉल सूखा ज़्यादा है, हाँ स्नोफॉल ज़्यादा है। वही स्नोफॉल आगे पीने के पानी के लिए गर्मियों में काम आती है। पश्मीना वूल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, लिमिटेड एग्रीकल्चर है, ट्रेड होती है ना। शीप्स जो हैं इनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। लिटिल तिब्बत है, इसकी बात करते हैं। बुद्धिज़्म और मुस्लिम जो रिलीजन यहाँ पर मिलते हैं। इसको याद करने के लिए पॉइंट्स ये बनाए हैं, हिंदी में भी हैं। कम वर्षा है, भारी बर्फबारी है, पहाड़ी रेगिस्तान है, पश्मीना ऊन है, सीमित कृषि है, व्यापार है, छोटा तिब्बत है, मौखिक साहित्य वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो हमारे तो रिटर्न में होता है ना, तो यहाँ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो पोएम्स हैं, लिटरेचर है, वो ऑरली जाता है। तो ये मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके। जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या है
कि ये पूर्वी जम्मू और कश्मीर में स्थित है, जहाँ पर वर्षा कम होती है, बर्फबारी ज़्यादा होती है और पहाड़ी रेगिस्तान है। ये क्वेश्चन बन रहे हैं। आर्थिक डाइवर्सिटी क्या है कि पश्मीना ऊन पर, ये भेड़ की एक स्पेशल ऊन है जिसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो वो उसका ये जो है व्यापार करते हैं। तिब्बत के साथ इसकी महत्वपूर्ण जो सांझ है ना, इस दैट इज़ वाई इसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। आगे चल के फिर इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है, बौद्ध और मुसलमान जो हैं इकट्ठे रहते हैं, परंपरा है अच्छी। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो इनको जो बर्फ़ जो पिघल जाती है उसको पीने के लिए यूज़ करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो लोकल लद्दाख के लोग हैं वो कश्मीरी ट्रेडर्स को पश्मीना ऊन जो है वो बेचते हैं और कश्मीरी जो हैं कश्मीर में उनके शॉल बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड रूट है इम्पॉर्टेंट टू तिब्बत। तो क्या क्या जो है जिसका व्यापार होता है। लद्दाख ऐतिहासिक रूप में तिब्बत के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। जो कपड़ा, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या क्या, कपड़ा, मसाले, कच्चे रेशम और कालीन, 4 चीज़ें हैं। इसमें क बार बार आ रहा है। मसाले साथ में कर लीजिए, लेकिन मसाले जब हैं लद्दाख में आएंगे तो जो कश्मीर केरला में बात करेंगे तो मसाले वहाँ ज़्यादा डोमिनेट उत्तर करेगा। बौद्ध धर्म की बात है तो बौद्ध धर्म तिब्बत के ज़रिए जो है यहाँ पर फैला है लद्दाख में। बौद्ध धर्म लद्दाख के माध्यम से तिब्बत में फैला है, जिसे अक्सर छोटा तिब्बत कहा जाता है। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। इस्लाम कब से यहाँ पर इस्लाम के लोग हैं? 400 साल से। ये अगला क्वेश्चन बन गया। 400 साल से, 4 सदियों से इस्लाम यहाँ पर है। मौखिक परंपरा की बात हो चुकी है पहले। और तिब्बत में एक राष्ट्रीय महाकाव्य है केसर गाथा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर है लोकल जो है तिब्बतियन नेशनल एपिक केसर सागा। यहाँ पर केसर सागा है, यहाँ पर हिंदी में केसर गाथा है। तो जैसे भी याद रहता है। तो दोनों ही परफॉर्म कौन कौन करते हैं? मुस्लिम भी और बुद्ध भी। मुस्लिम और बुद्ध कम्युनिटी के लोग इकट्ठे गाते हैं, ये इनकी सांझ है। अब केरला में कौन से क्या क्या डाइवर्सिटी है? स्थित कहाँ है? साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, है ना। एक तरफ इसके जो समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ है, जिसके कारण यहाँ पर मसालों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। वही मसालों ने अट्रैक्ट किया जेविश और अरब के जो व्यापारी थे। हिंदी में है काली मिर्च, लौंग और इलायची यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, जिन्होंने यहूदी और अरब के व्यापारियों को शुरुआती दौर में आकर्षित किया। क्रिश्चियन धर्म यहाँ कैसे आया? सेंट थॉमस 2000 साल पहले यहाँ पर आए, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर। इसके अलावा और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ रहते हैं? यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध। इब्न बतूता जो रिनाउंड ट्रैवलर रहे हैं, जिन्होंने केरला की डॉक्यूमेंटेशन है वो जो ऑब्जर्व किया, वहाँ का कल्चर था 700 साल पहले। ये क्वेश्चन बन रहा है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का स्टेटस वहाँ उसमें वर्णन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि इब्न बतूता ने किस कम्युनिटी जो पुर्तगी है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें वेल नोन है। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डे गामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करते हुए केरला में उतरे थे। कहाँ उतरे थे ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन, चाइना के इन्फ्लुएंस हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर पढ़ेंगे। केरला में चीनी प्रभाव स्पष्ट है, जिसके चीनी वाला जैसे मछली पकड़ने का जाल, यहाँ पर बुक में ये इमेज दी गई है। यहाँ चाइनीज फिशिंग नेट। इब्न बतूता जो रिनाउंड ट्रैवलर रहे हैं, जिन्होंने केरला की डॉक्यूमेंटेशन है वो जो ऑब्जर्व किया, वहाँ का कल्चर था 700 साल पहले। ये क्वेश्चन बन रहा है। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी का स्टेटस वहाँ उसमें वर्णन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि इब्न बतूता ने किस कम्युनिटी कितने साल पहले तलने के लिए चीना चट्टी
है जैसे बर्तन है ना, वहाँ आज भी मौजूद हैं। इनका मुख्य भोजन क्या है? चावल, मछली और सब्जियां। तो ये दूसरी एक इमेज है जिसमें जैसे मैंने बताया कि केरला एक लंबा सा नक्शे पर है, वैसे ही लंबी बोट, स्नेक बोट भी कहते हैं। द बोट रेस इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनाम फेस्टिवल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेलिब्रेटेड इन केरला। तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी है। ये कब होता है? ओनाम फेस्टिवल है, ऑटम में होता है। चंदन वल्लभ इसको बोलते हैं, जो सांप जैसी लंबी नौका है ना, उसके जो कंपटीशन होता है। अच्छा, ये तो डिफरेंस थे। अब कुछ सिमिलैरिटी है केरला और लद्दाख में, वो बात हुई है। ये जो हैं, इन्हों दोनों ने विभिन्न इनकी जोग्राफिकल डिफरेंस के बावजूद चीनी और अरब व्यापारियों को दोनों ने प्रभावित किया। तो ये उत्तर बनता है ना। केरला के मसाले और लद्दाख की ऊन ने व्यापारियों को आकर्षित किया। ये क्वेश्चन नहीं बनते कि दोनों की सांस्कृतिक पहचान है, निरंतर आदान प्रदान है, ये इसको छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस मैंने एडिशनली आइडेंटिफाई किए हैं, जिनको आप नोट कर सकते हो। ये ग्रीन वाले आप वर्ड नोट कर सकते हो। फूड जो है ये केरला का है, ये राइस बेस्ड है। इधर है लद्दाख में मीट डेयरी बेस्ड। क्लोथ जो है कुसावू और ये मुंडू, ये बात हो चुकी है। इधर गोंचा और पेराक। वर्क मेन क्या है? ये बुक में है एग्रीकल्चर, फिशिंग, टूरिज्म, है ना। तो यहाँ पर लद्दाख में शीप और गॉट हो चुका है। म्यूजिक कौन सा है? कर्नाटक संगीत, कथकली, पारंपरिक लोक संगीत। तो कथकली और कर्नाटक संगीत ये इसके हैं। और डांस कौन सा है? कथकली, मोहिनी अट्टम और थयम। लद्दाख में मास्क डांस है। फेस्टिवल केरला में ओनाम और विशु और त्रिशूर पूरम। इधर है लोसर और हेमिस। एल से लोसर याद रखिए है, लद्दाख के साथ एल ज़्यादा जुड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर लद्दाख में ब्लेंड इज ऑफ बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम ट्रेडिशन, ये भी बात हो चुकी है। तो इसके पीछे 5 जो रिलीजन की बात करके आए हैं उनकी बात हो सकती है। अच्छा, इसके बाद बुक में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करके हमारे जो सिंबल्स हैं, फ्लैग हैं, नेशनल एंथम है, उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की गई है। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट बात की गई है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक लिखी गई किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो एक कोटेशन है, ये पूछी जा सकती है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो आउटसाइडेड इम्पोज्ड नहीं है, हमारी इंटरनल है। कोटेशन क्या है? इट वाज समटाइम डीपर एंड विद इन द इट्स फोल्ड the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कोटेशन है। हिंदी में भी नोट कर सकते हैं, सेम है। तो 3 क्वेश्चन इसके बनते हैं। लेकिन आगे एक पॉइंट आएगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो थी ये टर्म किसने क्वाइन की? तो उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू। इंडियन फ्लैग के बारे में भी है। डिज़ाइन आपको पता है, सैफरन, वाइट, ग्रीन। लेकिन क्या पूछा जा सकता है, जो बीच में चक्र है, अशोका चक्र बोलते हैं, उसका कलर क्या है? नेवी ब्लू। अच्छा, डिज़ाइन इसको किसने किया? पिंगली वेंकैया। अब इसको याद रखना है तो फ्लैग कैसे होता है? फ्लैग ऐसे होता है ना, ये फ्लैग है ना, तो इसको ऐसे जोड़ तो पी बन गया, पी से है पिंगली वेंकैया। अच्छा, ये प्रतीक किस किस का है? सिंबलिज्म, है ना। सैफरन करेज का, केसरिया जो है वो साहस के लिए, सफ़ेद शांति और सत्य के लिए। मेरे ख्याल में सफ़ेद वाला इजी है। केसरिया साहस के लिए है, अगर याद करना है। केसरिया स से साहस, ये जोड़ लिया, स से साहस। अच्छा, सैफरन सैफरन स से साहस, सफ़ेद, ठीक है। हरा विश्वास और समृद्धि का। ग्रीन है प्रॉस्पेरिटी का, फेथ का। इसको GFP भी बोल सकते हैं, GFP। हाँ, जो अशोका चक्र है वो कानून के लिए है, शाश्वत कानून, एटर्नल लॉ। अशोक का क से कानून, क मिल गए, अशोका का कानून, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
क्योंकि ऑप्शन में एक जो इंडिकेटर है वो हेल्प कर देता है राइट आंसर को पहचानने के लिए। अच्छा, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये नहीं पूछा जा सकता कि डिफेंस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है। अडॉप्शन कब हुई? 15 अगस्त 1947 को इस फ्लैग की। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर करनी है, ऑप्शन आते हैं तो डाइवर्सिटी, यूनिटी, सेक्रीफाइस एंड फ्रीडम। नेशनल एंथम के मेन पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं, कंपोजर कौन है? टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो डिफरेंट रीजन्स, रिवर्स, स्टेट्स, ये इजी है। जन गण मन, ये इंक्लूसिविटी, सभी लोगों को शामिल करने के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, तो सभी को वेलकम करने की, सभी को सेम इक्वालिटी फील करवानी है ना। तो ये साथ में हो गया। आपकी देशभक्ति की बात हो गई इसमें। हाँ, सिंबल ऑफ आइडेंटिटी, ये राष्ट्रीय पहचान और प्रभुसत्ता, ये आ गई, प्रभुसत्ता की सॉवरेंटी और नेशनल आइडेंटिटी एंड सॉवरेंटी। तो मैसेज ऑफ यूनिटी है, ये मेरे ख्याल में कर लोगे आप। ये एक है इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, यहाँ पर रेफरेंस आया था। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ये पूछी जा सकती है, जिसने ये जो है एक सॉन्ग दिया गया है उसकी रेफरेंस है। तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हो गई है। तो बाकी हो सकता है आप जो इमेजेस हैं वो ज़रूर देख लेनी चाहिए, उनके नीचे इम्पॉर्टेंट, जैसे ये थी बात हो गई है, इन्फॉर्मेशन है, चाइनीज़ फ़िशिंग नेट है, ये जो है पश्मीना है ना, जो बात की है कि ये पश्मीना शॉल जो बुन रहे हैं वो है। तो ये था एनसीईआरटी का 6th का सिविक्स का चैप्टर, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के नॉलेज पॉइंट थे। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं को बेस बना के एमसीक्यू क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा और एक्सटेंड कर लेंगे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।